ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजधानी में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था, खास तौर पर गांधी खानदान की एसपीजी की सुरक्षा को लेकर, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी अक्सर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ये मुझे लगता है कि प्रदेश की अनेकों समस्याएं हैं, उसमें यदि उनकी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है तो ये सोचने वाली बात है। सुरक्षा एजेंसियां ये तय करती हैं और उसके आधार पर सुरक्षा मुहैया होती है। यूँ तो देश के गृह मंत्री भी जिस तरीके के दुस्साहसिक फैसले करते हैं, वो भी Z+ में ही उस सुरक्षा में ही काम करते हैं। मेरी नज़र में जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन जिस प्रमुखता को लेकर किया उन्होंने, उसमें प्रदेश के अनेकों मुद्दों को नज़रअंदाज कर इसको प्राथमिकता दी। अक्सर वो इसमें 2-3 चीज़ें और शामिल करी, देश की केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ आर्थिक नीतियों को लेके। लेकिन अभी तक प्रदेश की सरकार की खुद की आर्थिक स्थिति और उनके कुछ कदम इस तरीके से जो राजस्थान के लोगों को बुनियादी विकास की गति का भरोसा दिला सकें। 2 बड़े तबके अभी भी इंतजार कर रहे हैं, संपूर्ण कर्जा माफ़ी का किसान और बेरोजगारी भत्ते के बेरोजगार। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसलिए नहीं हो रहा कि ठेकेदारों का बड़े पैमाने पर भुगतान नहीं हुआ, अपितु पिछले दिनों टोल टैक्स को वापस इम्पोज करने से प्रदेश की जनता में एक आक्रोश है। मेरा ये मानना है कि केंद्र की सरकार आर्थिक तौर पर, क्योंकि इस देश में 55 वर्षों की बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कठोर फैसले किए, नोटबंदी और GST, लेकिन उसके साथ साथ RBI से 1,76,000 करोड़ पैसा लेके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए काम करना, कॉरपोरेट टैक्स में 10% की कमी, हाउसिंग स्कीम्स के लिए 25,000 करोड़ और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, इन सारे जरिए से एक संतुलित तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। इस समय ऐतिहासिक रूप से 430 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, जो अब तक का सर्वाधिक है, 100 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, जो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। एक सचिन पायलट जी के बयान में इसका उल्लेख हुआ कि 49 नगर निकायों में 2100 से अधिक पार्षदों के चुनाव में कांग्रेस ने 965 में जीत दर्ज की। मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल दावा जीत के करते हैं, लेकिन ये 965 का जो आंकड़ा है वो हजम नहीं होने वाला सा है, उसके मिजाज के मुताबिक नहीं है। यदि सरकार को मैंडेट होता तो ये आंकड़ा कहीं और ज़्यादा होता। आज जो नगर निकायों के नामांकन हुए, उसमें जैसा मैंने कहा पिछले आपके PC में कि हम लगभग सब जगह अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 49 निकायों में 48 निकायों में हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं पार्टी के सिंबल पे। एक जगह मकराना में हमने वहाँ की स्थानीय इकाई के आग्रह पर वहाँ समर्थन दिया है। इसमें खास तौर पर 4 स्थानों पर हमारे मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं, झुंझुनू में, मंडावा में, कैथून और सांगोद में। झुंझुनू, बिसाऊ, मंडावा कॉन्स्टिट्यूंसी का बिसाऊ और कैथून और सांगोद, 4 जगह हमारे माइनॉरिटी के उम्मीदवार हैं।
कैथून और सांगोल। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत है उसका। उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है बर्ड्स को लेकर, बर्ड्स की मौत को लेकर कि केंद्र सरकार जो है उनके पास विशेषज्ञ भी होते हैं, उनके पास सारे प्रबंध भी होते हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनको भी अपनी टीम भेजनी चाहिए थी, सचिव स्तर के अधिकारी आने चाहिए थे। केंद्र सरकार को उन्होंने पत्र भी लिख दिया इस मामले को प्रकाश जावड़ेकर से। उसकी चर्चा मैं करूंगा, प्रकाश जावड़ेकर जी से भी करूंगा। और हम लोग कल गए थे और काफ़ी चीज़ों का निष्कर्ष हम लोगों ने भी निकाला है। ये अलग बात है कि केंद्र का जिक्र करके और अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश गहलोत साहब करते हैं, अक्सर करते हैं, उनकी आदत में है। लेकिन फिर भी मैं प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, कल 11 बजे। और उसमें कुछ प्रदेश के मुद्दे जो केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं हैं और कुछ सामान्य और बातें, उन सब का उल्लेख मैं करूंगा। तो इस बात का भी उल्लेख करूंगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मुद्दे हैं, उनका जिक्र वहाँ करूँ। तो केंद्र की तरफ से जो भी अपेक्षित मदद होगी वो निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन सांभर के मामले में सरकार ने लापरवाही बरती और इससे बचने की कोशिश सरकार कर रही है। ये मैं इसका जिक्र कर चुका कि इतने बड़े केंद्र में, ख़ासतौर पर राजस्थान में, खीचन में, गाना में, सांभर में पर्यटन का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है और लाखों की तादाद में, ख़ासतौर पर साइबेरियन सारस से लेके अनेक प्रजातियां यहाँ आती हैं, 100 से भी ज़्यादा। और वो 60,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनका संरक्षण और किसी भी इस तरीके के आपदा से बचने का सरकार को आमतौर पर ऐसे स्थानों पर सरकार की सतर्कता ये दिखनी चाहिए। और अब तो वो फाइंडिंग्स में आ ही गया, बाटुलिज्म के कारण ये ख़ास तौर पर ये हुआ है, संक्रमण के कारण। मुझे लगता है कि एक तो रेस्क्यू सेंटर्स जहाँ इस तरीके के स्थान हैं जहाँ ये पक्षी आते हैं, फ्लेमिंगोज आते हैं। दूसरा, एक उच्च स्तरीय प्रयोगशाला जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक 1 हफ्ते तक हमने बरेली से, देहरादून से और भोपाल की उस रिपोर्ट का इंतज़ार किया। ये रिपोर्ट यदि तत्काल मिलती तो शायद और अच्छे एहतियाती उपाय हो सकते थे। संक्रमण के लिए अभी भी सरकार को विजिलेंट होने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र है ये बर्ड फ्लू नहीं था, लेकिन ये वायरस भी ख़ासतौर पर जानवरों को दोबारा से इसकी रिकरेंस होती है, इसलिए उसको रोकने की सरकार को इसको ठीक तरीके से डील करना चाहिए। वहाँ एक रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट के मालिक ने टाइम पर सूचना नहीं दी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि देखिए इसमें जो भी पक्ष रहे, मुझे लगता है कि ये बेजुबान परिंदे थे, लेकिन इनकी अहमियत इंसानों जैसी है और सरकार को वास्तव में हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद सरकार चेती। इसका मतलब सरकार की एजेंसियां कमज़ोर थी, सरकार की नीयत कमज़ोर थी, सरकार की जो मशीनरी है वो कमज़ोर थी। पायलट साहब ने आज दावा किया कि 30 से 32 जगह वो कांग्रेस के चेयरमैन बनाएंगे। वो दावा 49 का भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है और सरकारी मशीनरी के तौर पे ये दावा करते हैं। यही चुनाव यदि प्रत्यक्ष होते तो परिणाम उलट होता, यही चुनाव बिना पुनर्सीमांकन के होते तो अलग होता। तो पूरी सरकारी मशीनरी का जम के इस्तेमाल किया। आज अलवर में राजस्थान सरकार के एक मंत्री पुलिस के पहरे में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ उनको जबरन उठाने की कोशिश करी। हमको उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस को ये बताना पड़ा कि इस तरीके की कार्रवाई जायज़ नहीं है, लोग स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं। वहाँ इस तरीके के कैंप में जाना तो एक संकेत मात्र कि एक जगह ऐसा हुआ है। तो सरकार इन 6 दिनों में क्या करेगी, हमें पूरी आशंका है, लेकिन हम फिर भी मुकाबला करेंगे। एक बात और कही जा रही है इस हार को लेकर कि टीम जो है वो आप नई बनाएंगे, उसके बाद और भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस को लेके ये टीम थी कहीं ना कहीं बूस्ट अप नहीं हो पाई थी आपके अध्यक्ष में।
देखिए, कोई नया नहीं है, ये एक्सेप्शनल नहीं है। और उसमें मुझे लगता नहीं है कि चुनाव की हार और इस किस्म की, जब सीधे सीधे तौर पे दिखता ही है कि ये कोशिश करी और हम सफल भी हुए। जो मैंने कहा कि अक्सर सत्ताधारी दल को इसका लाभ मिलता है, वो हम जब काबिज थे हमें भी मिलता था, कांग्रेस होती तो हमें मिलता है, लेकिन उसका परिणाम देखेंगे तो उस अपेक्षित परिणाम में, ये चुनाव के परिणाम का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा, मैं आपसे ही पूछता हूं, सबसे बड़ी कॉरपोरेशन कहाँ है? उस कॉरपोरेशन में कांग्रेस को मैंडेट मिला क्या? नंबर 2 बीकानेर में मिला क्या? नंबर 2 साइज के हिसाब से भरतपुर में मिला क्या? 3 कॉरपोरेशन है, नगर परिषद है, ब्यावर जैसी नगर परिषद है, वहाँ कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला। जहाँ छोटी नगर पालिकाएँ थी, जिन उन्होंने अपीजमेंट के आधार पर वार्डों के टुकड़े किए, और उदयपुर में मैंडेट नहीं मिला, नसीराबाद की 16 वोटों में भी मैंडेट नहीं मिला, कांग्रेस को 0 वोट मिला है। आप उसका एनालिसिस कीजिए। और वार्ड केवल जीतते हैं वो 961, 2105 में से 61 का प्रतिशत देखिए, 36% होता है, और हम 767 जीते हैं, 33% पे जीते हैं, 3% का फर्क है। यदि वोटों की काउंटिंग करेंगे 23 लाख में से, तो 7.5 लाख से भी ऊपर वोट हमें मिला है, 8 लाख कुछ वोट उनको मिला है, 80,000 वोटों का केवल मात्र फर्क है। ये 80,000 ही सरकार का मैंडेट है, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जनादेश सरकार के पक्ष में नहीं है। उनकी अपनी मशीनरी या अपने ताम झाम से वो कितना भी अशोक गहलोत जी कह लें, पायलट जी कह लें कि सरकार जीती है, सरकार कतई नहीं जीती। ये मैंडेट सरकार के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। न कांग्रेस जीती है, न बीजेपी हारी है। कैलाश मेघवाल जी ने जो बयान दिया है उसे चर्चा वापस शुरू हुई है कि क्या वजह रही, क्या कारण रही इस तरह से? आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हो कि मना कर चुका, नो कमेंट, कुछ नहीं बोलूँगा। कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का कोई खास नहीं? मैंने बताया ना, कुछ हमारे प्रदेश के कुछ पार्टी के मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा करूँगा। खासतौर पर स्टेट को लेके काफ़ी चीज़ें हैं। ईडब्ल्यूएस में जो राज्य सरकार ने रियायत दी है उसके बाद केंद्र से भी मांग उठ रही है, क्या आप लोग केंद्र से इस बात की मांग करेंगे? मैंने कहा था गजेंद्र सिंह जी और अर्जुन मेघवाल जी, ये सब लोग बात करेंगे। मुझे समय मिलेगा और प्रसंग आएगा तो मैं निश्चित रूप से प्रदेश के, जैसे ये बर्ड्स की बात आई है, सांबर की, राजस्थान के मुद्दों को लेकर, जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है जिसको राष्ट्रीय परियोजना की बात चली थी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे जिसका केंद्र से ताल्लुक है। मसलन आयुष्मान भारत है, राजस्थान के लोगों को उतना न्याय और उतना हक नहीं मिल रहा, तो कोशिश करेंगे। पीएम किसान में कुछ दिक्कत सरकार की तरफ से आ रही है, राज्य सरकार की तरफ से आ रही है, तो ऐसी कुछ चीज़ें कि राजस्थान के लोगों को केंद्र से वाजिब मदद मिले और उन योजनाओं को ठीक तरीके से पूरा करें। एक फिगर है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास को लेके राजस्थान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पुअर है। खासतौर पर ये जो ग्रामीण एरिया में हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करी थी, उसका उचित लाभ अभी तक ठीक तरीके से मिला नहीं, और उसको आपके मंत्री ने, यूडीएच मंत्री ने स्वीकार भी किया। भाई साहब, एक और सवाल कि पार्टी को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो होगी? निश्चित रूप से इन निकाय के चुनाव में कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसके आचरण के बारे में यदि कोई विपरीत रिपोर्ट मिलेगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। नहीं, उपचुनाव को लेकर निकाय के बारे में तो जब निकायों के परिणाम आ जाएंगे तो हम निश्चित रूप से इसका विश्लेषण जरूर करेंगे, समीक्षा करेंगे, ताकि आने वाले समय में उन चीज़ों को दुरुस्त किया जा सके। वैसे बीएसपी में फिरोज खान है, मुस्लिम है, इस्लाम का विरोध किया जा रहा है, संस्कृति विद्वानों का पूरा परिवार ही पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में पला बसा है। इसको लेकर गहलोत ने आप पर हमला किया भाजपा पर, कि आरएसएस और भाजपा वालों को तो ऐसे मुसलमानों का स्वागत करना चाहिए। मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का इतने बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनाया जाना, उनकी पहल पर, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। हमारे यहाँ इस तरीके का अपीजमेंट तो कतई नहीं है कि जो काबिल देशभक्त मुसलमान जो भारत में जाया और भारत वंदे मातरम के नारे लगाता है, जो भारतीयता से ताल्लुक़ रखता है, उसके बारे में हमारा कोई मतभेद नहीं है, किसी तरीके का विरोध नहीं है। उनकी अपनी प्रतिभा, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। हमें उन पर गर्व है कि जो भारत की ताकत और मजबूती के लिए काम करते हैं। ऐसा होता तो आरिफ मोहम्मद खान साहब शायद केरल के राज्यपाल नहीं होते। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।